हाँ जी बच्चे, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रिमिला राठी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्ज़ाम की, तो इंडिया के लगभग सारी जुडिशरी के एग्ज़ाम देना शुरू कर दो। हिंदी मीडियम वाले आप लगभग 9 स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पता है आपको? राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड एक और कौन सा भूल गई मैं, 9 है मुझे, 8 तो याद आ गया, एक आध और ढूंढना कौन सा है। टोटल आप 9 दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास इंग्लिश मीडियम वाले, आप ये 9 तो दे 8 मतलब जो है ये तो दे ही सकते हो। इसके अलावा आप दिल्ली दे सकते हो, आप हरियाणा दे सकते हो, आप पंजाब दे सकते हो, आप महाराष्ट्र भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपके पास, हाँ अब हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक भी है जहाँ हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते पूरा इंडिया। कहाँ कहाँ नहीं दे सकते? उड़ीसा का हम नहीं दे सकते हैं, वेस्ट बंगाल का हम नहीं दे सकते हैं, तेलंगाना का हम नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अपने पास क्या होता है, आंध्र प्रदेश का नहीं दे सकते हैं, आसाम का भी हम नहीं दे सकते हैं। कितने होशियार है वो स्टेट, सब ने अपनी लोकल लैंग्वेज रख रखी है और मैंडेटरी कर रखी है। मुझे अभी भी याद है, मैं उड़ीसा एडीजी का फॉर्म भरने वाली थी। पता उस एडीजी के फॉर्म में क्या लिखा था कि आपके पास 10th में उड़िया होना मैंडेटरी है, तो मैं तो फॉर्म ही नहीं भर पाई। अब 10th में मैं पढ़ी नहीं, तो उन्होंने पहले ही बैन कर दिया, बाहर का बच्चा हमारा आ ही नहीं सकता। और एक हमारा राजस्थान, पूरा इंडिया आता है हमारे यहाँ पे, उड़ीसा वाले भी आते हैं, वेस्ट बंगाल तेलंगाना सब आते हैं हमारे पास। कोई नहीं, हमारे राजस्थान का पता है आपको, क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। मतलब आप जाओगे ना पूरे इंडिया में, सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार हमारा है और सबसे बड़ा दिल भी हमारा है। भरो तो कोई इश्यू नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अब आपके पास अपकमिंग एग्जाम कौन कौन सा आने वाला है? आपके पास MP आने वाला है, बट MP के अंदर एक प्रॉब्लम है, जिसपे 70% है वो दे सकते हैं। तो आप में से जो भी 70% वाले वो तो अपनी तैयारी शुरू करें, या फिर जिसके पास 3 साल की वकालत है वो स्टार्ट करे, वो दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ कोई भी दे सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इवन छत्तीसगढ़ ADJ में भी कोई बाउंडेशन नहीं, बस आप 35 साल के होने चाहिए, आपके पास 7 साल की वकालत होनी चाहिए, कोई जजमेंट वजमेंट नहीं चाहिए, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 एग्जाम ही आने वाले। तीसरा आपके पास एग्जाम आएगा हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, वो आप तैयारी करें। चौथा आपके पास आएगा दिल्ली का, लेकिन दिल्ली 2026 में एग्जाम होगा, 25 में नहीं। 25 में एग्जाम होने की संभावना 3 स्टेट के पास है, एक हिमाचल के पास है, दूसरा आपके पास क्या बोलते हैं MP, और एक तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है। अब आता राजस्थान। राजस्थान हर साल आता है, बिल्कुल आता है, पिछले 3 साल से भी आया, लेकिन एग्जाम हर साल हो ये गारंटी नहीं है। क्या कहा? वैकेंसी हर साल आती है, एग्जाम आने की गारंटी नहीं है, ठीक। वैसे यूपी आएगी वैकेंसी 2025 में कन्फर्म है, लेकिन एग्जाम 26 से पहले नहीं होगा। वैसे चलते बिहार के तो भी इंटरव्यू हो रहे हैं, तो वैसे बिहार दे देता है 26 से, पर 25 में, पर एग्जाम 26 में होगा। बिहार भी 2 साल ले लेता हर चीज़ के लिए। तो जो आप तैयारी करना शुरू करो बेटा, क्योंकि आप देखो हम 2024 में जी रहे हैं, और आप देखो 2024 का अक्टूबर कंप्लीट होने वाला है, पता चला इस साल के 10 महीने निकल गए, पता ही नहीं चला। तो समय तो यूँ भागता है। और हाँ, सबसे 100% जो वैकेंसी और 100% एग्जाम, 100% रिजल्ट 2025 में आने वाला गुजरात का। तो गुजरात वाले तैयार हो जाओ। और जो गुजरात के बाहर वाले हैं वो भी गुजरात का एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम का, लेकिन शर्त उनको गुजराती सीखनी पड़ेगी। आप गुजराती सीख सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इन दिनों गुजरात के लिए, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। गुजराती बहुत ईजी है। अगर आपने 4 महीने लगातार, अभी भी कल से ज्वाइन कर लो, 1 तारीख से ज्वाइन कर लो, 5 तारीख से ज्वाइन कर लो, ठीक है। वैकेंसी वैसे भी 2025 में आएगी, तो 4 महीने सफिशिएंट है गुजराती सीखने के। बाकी का जो लॉ पेपर है वो इंग्लिश में आता है, और सबसे ईजी गुजरात पेपर आता है। सबसे ईजी कैसा आता है? वो टू द पॉइंट सर पूछता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछता है, एक्स्ट्रा चीज़ें पूछता ही नहीं है आपसे। और सबसे अच्छी बात, गुजरात के अंदर प्री क्लियर करने के लिए 50 मार्क्स चाहिए, नो कट ऑफ। 50 नंबर, 100 सवाल के 50 नंबर आप ले आओगे। फिर मेन का एग्जाम बढ़िया से दे दो, हो जाए तो इंटरव्यू दे देना, कोई इशू ही नहीं। तो मेरा सजेशन है सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से तो गुजरात की तैयारी करें, ताकि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए इसी कड़ी में आगे चलते हैं। हमारे सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में नए बैचेस स्टार्ट हुए, जिसमें हमारे 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हुए, इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक है ना भारतीय न्याय संहिता। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे चर्चा करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके लिए कोई नया एक्ट नहीं है, आपने इसके बारे में पहले भी सुन रखा है। कब सुना था आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में? जब आपने LLB की। LLB फर्स्ट ईयर में भी आपने इसको सुना, LLB सेकंड ईयर में भी सुना। ये अलग अलग हो गए, पहले तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता था कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, लेकिन अभी पता नहीं क्या नए नए जो सिलेबस आ जाते हैं, इन सिलेबस के अकॉर्डिंग इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ईयर में अलग दे देते, सेकंड ईयर में अलग दे देते। जब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करती हूँ, तो हम कॉलेज आते हैं 3 ईयर्स लॉ वाले। हम 3 ईयर लॉ के अंदर राजस्थान की बात करूँ, JNVU, एक तो होता है JNU आपके दिल्ली में, हमारे यहाँ है JNVU, जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय, मैंने यहाँ से लॉ किया था। तो हमने 3 साल में लगभग 27 सब्जेक्ट पढ़े। नो नो नो, लेकिन 27 नहीं पढ़े, आप ढंग से ढूंढो तो हमने 3 साल में 45 सब्जेक्ट पढ़े। कैसे 45 सब्जेक्ट पढ़े, आइए बताती हूँ। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो आप देखना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको SRA पढ़ने को भी मिला,
कॉन्ट्रैक्ट में आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ने को मिला और कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप भी पढ़ने को मिला। यानी जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो 4 भागों में डिवाइड था। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जो कि था आपका सेक्शन 1 से लगा के 75, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड था आपका जो कि था 124 से लगाकर 238। अब आप कहेंगे मैडम ये 75 से 123 तो आप खा गए, आप भूल गए, आपको भूख लगी हुई थी। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं लगी हुई थी ना, मैंने खाया, एक्चुअली रिपील हो गया, ये रिपील हो गया तो इसका नाम नहीं लेते हम क्योंकि ये है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, ठीक है। और देन आपने पढ़ा है सारे, आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट और आपने पार्टनरशिप एक्ट। ठीक, वैसे अब जाओ आपने पढ़ा, अगर जैसे हमारे सिलेबस की बात करूँ तो हमारे पास टॉट था, टॉट के अंदर में कंज्यूमर एक्ट भी पढ़ाते थे, टॉट के अंदर में एनआई एक्ट भी पढ़ाते हैं, तो हाँ, और मोटर व्हीकल एक्ट भी पढ़ाते हैं। तो देखो टॉट हो गया, फिर एनआई एक्ट, एमवी एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल, फिर एनआई भी हो गया और हमारा कंज्यूमर, तो हो गए 4। तो 27 सब्जेक्ट नहीं, हमने 45 सब्जेक्ट पढ़े कॉलेज के अंदर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें तो सब्जेक्ट दिखते हैं। आप सीपीसी पढ़ोगे तो लास्ट सब्जेक्ट क्या आता है, लिमिटेशन आता है। आप टीपी पढ़ो, लास्ट सब्जेक्ट क्या, लास्ट यूनिट क्या आती है, इजमेंट आती है। तो बहुत सारे एक्ट पढ़े, तो उसी एक्ट के थ्रू हम बात करते हैं। तो वहाँ पे एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा अच्छा था, जल्दी जल्दी याद हो जाता था, और जो टीचर्स आपको पढ़ाने आते थे ना उनको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा अच्छे से आता था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें 2 तरह से देखने को मिलता है। एक हम लोग पढ़ते जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कॉलेज वाले पढ़ते हैं, लेकिन जुडिशरी के साथ एक सीएस वाले वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, काम आता रहता है। बट दोनों के पढ़ने का वे अलग होता है। जुडिशरी वाले को जब पढ़ना होता है तो उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ता है। और हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना हमारा, ये आईएएस के एग्जाम में भी आते हैं, और जिनके पास लॉ सब्जेक्ट होता है, और नेट के एग्जाम में भी आता है, और पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, ये सब में आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब जुडिशरी के एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है तो आपको थ्रू आउट सेक्शन 1 से लेकर पूरे 238 पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे बैरिक सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि बैरिक में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे क्रॉस ऑफर क्या है, काउंटर ऑफर क्या है, स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना, टेंडर किस में आता है, आपकी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो उसमें लिखा हुआ नहीं है। क्लेटन रूल क्या होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, ये जितनी बातें मैंने आपसे कही वो सारी बातें बैरिक में है ही नहीं। तो अगर आपको राजस्थान का एग्जाम देना है तो बैरिक सफिशिएंट होता है। लेकिन अदर देन राजस्थान, आप किसी भी स्टेट पे जाते हो, गुजरात को छोड़ दो, तो सबके लिए आपके पास एक बुक होनी जरूरी, किताब जिसको हम कमेंट्री बोलते हैं, वो भी आपके पास होनी जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, हमारे यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपको बुक खरीदने की नहीं जरूरत पड़ती जब हम पढ़ाते हैं, क्योंकि सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लिखवा देती हूँ, ताकि आपको 3, 4, 5, 6 बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्लास में एक्स्ट्रा बातें सारी लिखा देते हैं, जितने भी केस लो सारे लिखवा देते हैं, उसमें वो टेंशन नहीं आता है, ठीक है। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, तो लिखो ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। कैसा लॉ है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। राम ने श्याम के साथ 100 बुक्स, नहीं 1000 हो गई, तो 100 बुक्स का एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि भैया आरजेएस के एग्जाम, हमारे आरजेएस की 100 बुक मुझे भिजवा दो, और आप कब तक दे दो मुझे, 15 नवंबर तक दे दो। लेकिन श्याम ने क्या किया, वो बुक 15 नवंबर तक नहीं थी। उसने क्या किया, 100 बुक्स का जो सौदा हुआ था वो उसने, मैंने जैसे राम ने सौदा किया था एक बुक का 10 रुपए का, लेकिन वही शोभित ने उसके कितने रुपए देने के लगे, एक बुक का 50 रुपए। तो आप बताओ किसके पास, श्याम किसको देगा, ऑब्वियसली शोभित को, और वो ये प्रूफ करेगा मेरे पास किताब है ही नहीं। राम को जब ये बात पता चल जाती है कि वो किसी और को दे रहा है, और वो श्याम को कहता है तुम कंपनसेशन ले लो बट मैं तुम्हें बुक्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि राम को अगर वो बुक ही चाहिए तो राम कहाँ जाएगा, ठीक है, और राम कंपनसेशन लेता तो कहाँ जाएगा। तो 2 चीजें, यदि राम को पता चल गया श्याम जो है वो किताबें शोभित को देने जा रहा है, तो राम क्या कर सकता है, तो राम क्या कर सकता है, तो राम के पास 2 अपॉर्चुनिटी है। तो राम के पास 2 अपॉर्चुनिटी, पहला उनको 100 किताबें ही लेनी है तो वो जाएगा SRA में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या होता था कि अगर आपके पास क्या बोलते हैं, 2 कंडीशन में आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता था। पहला होता था आपके पास कि भैया वहाँ पे आपके पास उसके डैमेज का कोई अनुमान नहीं लगा सकते, या फिर क्या होता था आपके पास कि ना कोई स्टैंडर्ड तय नहीं कर सकते कितना आपको डैमेज हो रहा है, या मार्केट वैल्यू अवेलेबल है दिस। लेकिन अब तो SRA के अंदर सब चीज़ों के लिए आप आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 100 किताबें अगर मान लीजिए अगर श्याम अब नहीं देता 15 नवंबर, तो एकदम से राम कहाँ से लेके आएगा, तो राम को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अगर राम को 100 किताबें ही चाहिए तो राम कहाँ जाएगा, SRA में। और अगर राम 100 किताबों के बदले में कंपनसेशन लेने के लिए तैयार है तो कहाँ जाएगा, CPC 1908 में, ठीक है। तो इसका मतलब SRA भी हमारा प्रोसीजर लॉ है और CPC भी हमारा प्रोसीजर लॉ है। अब आया सवाल कि जब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राम श्याम पर कितने टाइम के अंदर केस करेगा, उसका भी एक लिमिटेशन होता है। तो बोला कॉन्ट्रैक्ट के केस में करेगा 3 साल के अंदर।
ये बात कहाँ लिखी है? लिमिटेशन एक्ट में। इसका मतलब लिमिटेशन भी हमारा एक प्रोसीजर लॉ है। लेकिन ये प्रूफ क्या है कि श्याम ने राम के कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, इसका सबूत क्या है? तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जाना पड़ेगा। वो हमें सबूत देगा कि भैया देखो इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच क्या है, यहाँ से हमें प्रूफ लाना है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा एक सब्सटेंटिव लॉ है सिविल का, और उसको प्रोसीड करने के लिए उसको 4 चीज़ों से गुजरना पड़ता है, मतलब ऐसे 3 ऐसे 4, और ये चारों के चारों जो मैंने नाम लिखे वो सिविल के प्रोसीजर लॉ है। तो लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है, और सब्सटेंटिव लॉ का मीनिंग होता है जो राइट्स, लाइबिलिटी, पनिशमेंट एंड ड्यूटीज़ को डिफाइन करता है। राइट्स, लाइबिलिटी, ड्यूटीज़ एंड पनिशमेंट को डिफाइन करता है। और देन प्रोसीजर लॉ वो लॉ होता है जो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है। प्रोसीजर लॉ वो लॉ होता है जो सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है, सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है। तो आगे आपका प्री का सवाल कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसा है आपका? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा जो है वो एक तरह का सब्सटेंटिव लॉ है। अब मेरा एक और सवाल आता है आपके सामने, कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है? अगर मुझे आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करूँगी? रिटन में करूँगी या ऑरल में करूँगी? तेरे मेरे बीच का जो प्रॉमिस देना है एक दूसरे को वो कैसे करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्लोज याद करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें नई नई सीखने को मिलेगी। हम पढ़े 1872। बेटा उस जमाने में एक अलग जमाना था। उस जमाने में जबान चलती थी, जबान, यानी एक बार जो कह दिया सो कह दिया, उसको कहते जबान। आजकल भी जबान चलती है पर लप्पर के वाली। आजकल हम पेरेंट्स को लपके करते, दैट इज अ जबान। पहले थी तीर कमान से, बात जबान से, और आत्मा शरीर से निकल के वापस नहीं आती है, राइट। तो उस समय ऑरल भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते थे, क्योंकि हमारे कस्टम्स यूजर्स कहते हैं कि हम ऑरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया। अब उसके बाद 1872 के बाद हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया 1908, और रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 कहता है भैया इन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी आपको कराना पड़ेगा, और नहीं कराए तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होता है, रिटर्न में होता है तो सिग्नेचर करने पड़ते हैं, और सिग्नेचर करके उसकी नेचर के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है, ठीक है। तो आगे चलते अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप देखेंगे इसका इंडेक्स निकालेगा, आपके पास डायरेक्ट है तब इंडेक्स निकालेगा। उसमें आप देखेंगे कि जनरली हम जो प्रीलिमिनरी शब्द पढ़ते हैं वो कहाँ देखने को मिलता है? चैप्टर 1 में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रीलिमिनरी वो अलग से दिया हुआ है, तो उसको मैंने एक वर्ड यूज़ किया स्टार्टिंग, और उसको नंबर 1 करके किया प्रीलिमिनरी, 1 2 का 2। ठीक वैसे एक और सब्जेक्ट है हमारे पास CPC, उधर भी जाके देखना, उसका जो प्रीलिमिनरी है वो भी नहीं आता, वो भी किसी पार्ट में नहीं आता, चैप्टर में नहीं आता। तो वो कहाँ पे आता है? वो भी स्टार्टिंग अलग से लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्टिंग, जो बात करता है प्रीलिमिनरी की 1 2 का 2, ठीक है। अब आया चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 किसकी बात करता है बेटा? यहाँ पे जिसके लिए हम आए, कानून का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक जना करेगा प्रपोजल, मैं आपको प्रपोजल दूंगी, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तो हमारे बीच क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है किससे? कम्युनिकेशन। तो इसका अगला चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो मैंने आपको प्रपोजल दिया, तो प्रपोजल देने के लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैंने आपको कम्युनिकेट किया, आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट पसंद आया, मेरा प्रपोजल पसंद आया, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको मना कर दोगे, या एक बार किया गया प्रपोजल भी क्या कर सकते? रिवोक, वापस ले सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कहाँ से कहाँ तक? 3 3 9, तो याद हो गया 3 से 9 तक। अगर आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर जाते हैं तो हमारे बीच बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी कहती है मुझे मंजूर है, दूसरा कहती है मुझे मंजूर नहीं है, तो एक पार्टी के ऑप्शन की बात करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा टर्म आता है यहाँ पे अग्रीमेंट। इसका मतलब ये जो हम एक्ट पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। इस एक्ट में हमें कितनी चीज़ें देखने को मिलेगी? 2। एक मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा मिलेगा आपको अग्रीमेंट। इसको बोलते हैं संविदा और इसको बोलते हैं करार। इनके 2 और नाम भी है। इसको बोलते हैं अनुबंध, आपको कहीं शुद्ध हिंदी में अनुबंध दिखेगा, तो इसको बोलते हैं ठहराव। जब आप कभी गूगल ट्रांसलेट देखोगे ना तो वहाँ पे ऐसे शब्द लिखाएगा अनुबंध, और अनुबंध से मेरा बहुत बड़ा लगाव है, क्योंकि ये अनुबंध हमारा एक ओल्ड एज होम है, उसका नाम अनुबंध है, तो बड़ा लगाव है मुझे इससे।
तो क्या कहता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है आपका अनुबंध। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। जब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमें 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे। पहला दिखेगा हमें वैलिड, दूसरा दिखेगा हमें वॉइडेबल और तीसरा दिखेगा हमें वॉइड। हमें वैध संविदा दिखेगी, हमें शून्यकरणीय, इसको बोलते हैं शून्यकरणीय संविदा दिखेगी और शून्य संविदा। ये वर्ड आपके लिए कोई नए नहीं है, क्योंकि जब आपने कॉलेज में पढ़ाई की थी तो आपके पास एक हिंदू लॉ हुआ करता था, तो आपने देखा होगा वहाँ पे वॉइड मैरिज होती है, वॉइडेबल मैरिज होती है। तो मैरिज क्यों याद आया, क्योंकि मुस्लिम लॉ कहता है कि हमारे यहाँ पे मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो नेचर भी कॉन्ट्रैक्ट जैसी होती है। मुस्लिम लॉ में भी आता है, उसमें आता है आपके पास सही, फासिद एंड बातिल। तो बातिल का मतलब होता है शून्य, सही का मतलब होता है वैध, और बातिल का फासिद का मतलब होता है इरेगुलर। वहाँ पे वॉइडेबल वर्ड की जगह इरेगुलर वर्ड यूज किया गया। ठीक वैसे ये 3 प्रकार का था, लेकिन हमारा एग्रीमेंट 2 प्रकार का है। पहला आता है हमारे पास वैलिड और दूसरा आता है वॉइड। तो अभी देखो पहले ही अंतर क्या दिख गया आपको, पहले अंतर आपको दिख गया। अगर पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो पहला अंतर है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप का होता है, वैलिड, वॉइडेबल, जबकि अग्रीमेंट में वॉइडेबल जैसे कोई नेचर नहीं होती। नंबर 2 अंतर जो सबको पता है, एग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो वॉइड नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और आफ्टर देन हम क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। तो इसको भी डिटेल पढ़ेंगे, इनके डिफरेंसेस भी लिखेंगे, बट क्योंकि अभी जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे बीच में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट भी है, वॉइडेबल भी है, वॉइड अग्रीमेंट। तो ये बताना जो तक भैया यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार हमारे मुंह से देखना उसमें ना दिक्कत आएगी। कई बार हम वॉइड की जगह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जगह वॉइड अग्रीमेंट बोल देंगे, और कई जगह वॉइड अग्रीमेंट की जगह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 से लेकर 19 तक, पता है ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, ठीक है। वही हम पढ़ेंगे सेक्शन 20 से लेकर 30 तक, ये अग्रीमेंट की बात करता है। तो ये क्या बार बार चेंज होते रहेंगे। तो कई बार आप देखेंगे सेक्शन नंबर, देखना कभी टाइम मिले तो आप 32 देखना और 36 देखना, आपको 32 और 36 सेक्शन एक जैसे दिखेंगे, जब तक कि आप उनको ऐसे ना पेन से नहीं देखोगे कि दोनों सेम लैंग्वेज है। सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, एक में कॉन्ट्रैक्ट शब्द लिखा हुआ है और एक में अग्रीमेंट, बाकी दोनों की नेचर एक जैसी है। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है, ठीक है। आगे चलते वापस, तो स्टार्टिंग हमारी क्या थी, प्रीलिमिनरी, देन पहला क्या आया, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 to 9, और देन आया कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड अग्रीमेंट्स, जो बात करता है 10 to 30। अब आता है कंटीजेंट, शर्तों पे, घटना पे। आज बारिश हुई तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगी, आज बारिश नहीं हुई तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगी। इसके बोलते घटना घटित होने पर, इसका नाम है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए फिर से नया नहीं है, क्योंकि 3 जगह पढ़ना पड़ता है। देखो ये जो कंटीजेंट शब्द है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं समाश्रित। इसका मतलब ही होता है किसी घटना के ऊपर निर्धारित होना। ये कंटीजेंट हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। ये कंटीजेंट हम टीपी में भी पढ़ेंगे, सेक्शन 21 वहाँ पढ़ेंगे इंटरेस्ट के रूप में। ये कंटीजेंट हम सीपीसी में भी पढ़ेंगे, कंटीजेंट डिक्री जो इस बार एग्जाम में भी आई, सीपीसी ऑर्डर नंबर 46 रूल नंबर 2 में कंटीजेंट डिक्री। जब कभी भी हम रेफरेंस के लिए जाते हैं तो रेफरेंस जाते हैं तो जो जिसकी फेवर डिक्री है वो क्या कहेगा, मुझे मेरा एग्जीक्यूशन कराओ। तो जो अपना ओरिजिनल जुडिक्शन वाला कोर्ट है वो शर्त पर करवा देता है कि भैया फाइनल डिसीजन वो होगा जो हाई कोर्ट कहेगी, ठीक है, रेफरेंस के लिए। तो कंटीजेंट 3 जगह पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है हमेशा किसी इवेंट पर डिपेंड होना। कहाँ से कहाँ तक, 31 से 36 तक। तो स्टार्टिंग हमारी प्रीलिमिनरी है, 1 2 का 2। चैप्टर 1 हमारा क्या है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कहाँ से कहाँ तक, 3 to 9। फिर चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड अग्रीमेंट्स, कहाँ से कहाँ तक, 10 से 30। और देन चैप्टर 3 आता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, 31 से 36। अब आपको हो गया सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारा परफॉर्मेंस करवा दो। तो अगला चैप्टर कहता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये जो लिखा है ना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपको 3 जगह पढ़ने को मिलेगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक हम यहाँ पढ़ेंगे, एक हम SRA में पढ़ेंगे, ऑब्लिक करके लिखो। एक हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा, SRA में, और एक हमें इसको मिलने का सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं, पंजाब के बैठे हैं, मेरे पास बिहार के बैठे हैं, मेरे पास यूपी के, आपके कोर्स में सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है, आपके केस में कोर्स में SRA भी है, आपके कोर्स में पार्टनरशिप भी है। तो इसलिए आपको एक्ट के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो आपको पता रहेगा, मैं SRA में पढ़ूंगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ूंगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और मैं यहाँ पे पढ़ूंगा 37 से 67। याद हो गया, 3767। तो देखो अभी तक याद करने का तरीका,
1 से 2 प्रीलिमिनरी, 3 3 जा 9 आ गए चैप्टर 1, फिर 10 to 30, 10 3 जा 30 हो गए आपके पास, 10 to 3 30, फिर आएगा 31 से 36 अलग, उसके बाद आया वापस 37 से 67, ये भी याद हो गया। मतलब कभी भी किसी चीज़ को रटो मत, सोचो इसमें क्या लिखा है, एक बार समझ लिया खुद से याद हो जाता है आपको। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 37 से 67। अब क्या हुआ, आपको पता चला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक तरफा प्यार था। कैसा था? एक तरफा प्यार। एक तरफा प्यार किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अमिताभ बच्चन से करो ना, किसने मना किया? ऋतिक रोशन से करो ना, हाँ अभिषेक से नहीं करते ना, रहने देते हैं। तो क्या कहा, एक तरफा प्यार हो सकता है, ये है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दूसरी तरफ वही नहीं। जैसे एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे थे, आपको किसी का एक्सीडेंट पड़ा हुआ मिला, आपने उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, उसका इलाज कराया, पैसे दिए, जब वो ठीक होगा तब ने रिकवरी की, वो कहा मैं नहीं दूंगा, क्यों किया मेरा इलाज, तो हम उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकते हैं। ठीक वैसे आपके एक ब्रदर है, उसके बच्चे हैं, ब्रदर आपका अनसाउंड है, उनके बच्चे और उसकी वाइफ का लालन पालन किया आपने, ठीक है, गुड फेथ में किया, तो क्या कर सकते हैं, वापस रिकवरी कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर आप अपने भतीजे को जुआ खेलने के लिए पैसे देते हो तो नहीं होगा। इन दिनों में यूपी के बहुत सारे ना न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, वहाँ पे बच्चों पे कितना सारा कर्ज है, 10वीं 12वीं के बच्चों पे इतना पैसा उधार लेके सट्टा खेलते, जुआ खेलते, वहाँ कितना है, वो रिकवरी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो 5 कहता है सर्टेन रिलेशन रिजम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं पर कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखते हैं, इसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। लिख दीजिए अर्ध संविदा। और पहले हमारे ना एग्जाम में बहुत बार आती थी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये 68 से 72 तक है हमारा। और देन आता है, अब फाइनली हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट आ गए, हमने आपसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, और फाइनली आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, तो ये आया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यहीं से हमें कोर्ट्स केस करने के लिए जाना पड़ता है 73 से 75। यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट खत्म हो जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट खत्म हो जाता है। अब जो पहला पार्ट पढ़ा ना, इसको दूसरे पार्ट से कोई लेना देना है, दोनों बिल्कुल सेपरेट है, दोनों बिल्कुल ही सेपरेट है। कैसे हैं देखते हैं अभी। चैप्टर नंबर 7 कहता मैं आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ करता था, अब मैं यहाँ से हट गया क्योंकि मैंने अपना खुद का कानून बना दिया, 1930 में हट गया। अगर आपके कोर्स में आपको पता होगा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना हुआ है, वो अलग हो गया, तो यहाँ से रिपील हो गया, 76 से 123 बाय बाय कर दिया। फिर आया हमारे पास इंडेमनिटी एंड गारंटी, हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति और प्रत्यापूर्ति। ये इंडेमनिटी क्या होती है, ये गारंटी बड़ा जी वर्ड है ना, हिंदी में क्षतिपूर्ति प्रत्याभूति, मतलब गारंटी इज गुड लेकिन उसको प्रत्याभूति, आज का बच्चा समझ ही नहीं पाता ये सब चीजें। ये 1862 क्या होती है प्रत्याभूति, गारंटी तो फिर भी आपने सुनी बैंक में गारंटी, कि अरे क्या गारंटी है, इस ड्रेस की क्या गारंटी, इस कपड़े की क्या गारंटी, वो गारंटी, पर ये क्या होती है। तो देखिए इंडेमनिटी का मतलब होता है 2 लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, और गारंटी का मतलब होता है 3 लोगों के बीच। कैसे, मैं आपकी गाड़ी उधार लेके गई कि मुझे थोड़ी देर के लिए गाड़ी चाहिए, लेके आई, और ये कैसे हो सकती है, इंप्लॉइड एक्सप्रेस भी हो सकती है। जब मैं आपकी गाड़ी लेके गई, बैंक के आगे खड़ी हुई, मैं बैंक में अंदर गई, गाड़ी बाहर रखी और बाहर से कुछ चोरी करके ले गया, अब तो मुझे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। या बाहर 2 गाय लड़ती लड़ती आई, गाड़ी को गिरा दिया, टूट गई, मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी सही करके देनी पड़ेगी। तो मैं तेरी चीज़ को लेकर जाती हूँ, उसे मेरे वजह से या मेरे पास होते हुए कोई और भी कुछ कर देता है, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड क्यों ना हो, मुझे आपको उसको इंडेमाइन करके देना पड़ेगा, उसको क्षतिपूर्ति फुलफिल करके देनी पड़ेगी। अब आता गारंटी, गारंटी क्या थी, सोभित आता है, मैडम मुझे 2 लाख रुपये उधार दो। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें नहीं जानती, कैसे दूँ, तो इतने में संदीप कहते हैं मैडम दे दो, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको पेमेंट कर देगा। तो ये क्या है, संदीप ने क्या दी, मुझे गारंटी दी, तो मैंने शोभित को पैसे दे दिए। तो क्या कहा, गारंटी में 3 लोग चाहिए। तो क्लियर है गारंटी, और कहाँ से कहाँ तक, 124 से 147। और ये नंबरिंग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और अभी सुनने के बाद आपको भी अच्छे लगेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर आता है, वो भी आर्टिकल 124 से 147 है। और द एंड ऑफ हम सबका ऑब्जेक्ट क्या है, एक दिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, और लास्ट जिंदगी के लास्ट पड़ाव में हमें CJI बनना। देखो सपने देखोगे तो पूरे होंगे, ऐसा है नहीं सपने देखोगे कुछ नहीं होगा, तो सपने देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का। भाई हम लॉ फील्ड वाले हैं, हमारे क्या में जज बनना है, जज बनने के बाद प्रमोशन लेने, प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन पे प्रमोशन, अच्छे काम करते जाओ, फिर हाई कोर्ट जज बनोगे, फिर हाई कोर्ट जैसे में सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट से हम CJI बन के रिटायर हो जाएंगे। आफ्टर रिटायरमेंट क्या करेंगे उसकी चिंता करो, बाकी CJ तक कोई चिंता नहीं, जज बन गए तो पहुंच जाओगे। हाँ बेटा, मैम इंडेमनिटी एंड गारंटी में डिफरेंस नहीं समझ आया। देख इंडेमनिटी होती है 2 लोगों के बीच का, और गारंटी होती है 3 लोगों के बीच में। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपकी घड़ी उधार मांगी, एक फंक्शन में जाना था, मैं गाड़ी लेके गई और वो गुम हो गई, तो तुम क्या कहोगे, मैडम मुझे मेरे पैसे दो, सिंपल सी बात है। यानी आप मुझे मेरी घड़ी की क्षतिपूर्ति दो। या मैं आपकी 4 व्हीलर उधार मांग के ले गई और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप क्या कहेंगे,
मुझे मेरी गाड़ी पहले जैसी बना के दो, यानी आप मुझे मेरी गाड़ी ठीक करा के दो। इसको बोलते हैं किसी को हुए नुकसान को क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति शब्द सुना होगा आपने, सुना होगा आपने क्षतिपूर्ति शब्द? यस मैम यस। हाँ, तो आपने क्या कहा, मैडम मैंने जैसी गाड़ी दी मुझे ठीक करा के दे दो, बाकी मुझे नहीं पता। ओके। नंबर 2 गारंटी। आप मेरे पास आए, उर्मिला में मुझे ना 2 लाख रुपए उधार दे दो। मैंने कहा भाई शोभित मैं तो आपको जानती नहीं, मैं उधार कैसे दे दूँ? तुम कोई गारंटर लेके आ सकते हो, तुम्हारे बिहाफ पे कोई आ सकता है कहने के लिए? तो आप जाते हो संदीप को लेके आते हो। संदीप ने कहा मैडम आप उसको 2 लाख रुपए उधार दे दो, मैं गारंटी देती हूँ, यदि शोभित आपको पैसे नहीं देगा तो मैं आपको रिटर्न करूंगी। तो यहाँ पे कितने लोग हो गए? 3 लोग। एक क्रेडिटर हो गया, एक डेटर हो गया और एक श्योरिटी हो गया। और जबकि इंडेमनिटी में क्या 2 ही लोग होते हैं, एक आपको सामान देता है और दूसरे उसकी क्या कहता है कल को कुछ हो गया तो मैं इसको ठीक करके दूंगा। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। देन चलते बेलमेंट। नाम कितना खतरनाक है, बेलमेंट। इसको बोलते हैं हिंदी में उपनिहिति। 148 से 181। अब इस नाम से तो आप काम ही नहीं समझ पाओगे ये है क्या, इसके अंदर क्या होता है। और ये ट्रांजेक्शन में भी आपको बताने वाली, आप सबको पता है, पर आपको ये नहीं पता इस ट्रांजेक्शन को बेलमेंट कहते हैं। जैसे कि आपके घर में शादी है, शादी है, मेरे यहाँ इवेंट का काम करते हैं हम लोग, तो आपको क्या है, शादी में टेंट लगवाना पड़ेगा, टेंट बर्तन भी लेने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, नहीं कुर्सियाँ भी चाहिए होगी। आप मेरे पास आते हो कि मैडम मुझे ये टेंट चाहिए, कुर्सी चाहिए, और जैसे ही मेरे घर का फंक्शन खत्म हो जाएगा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। और या फिर तो मेरे तो यहाँ शादियाँ कंटिन्यू होती है, 10 तारीख की भी बुकिंग है, 11 की बुकिंग है, 12 की बुकिंग है, आपकी 10 तारीख की शादी है, तो मैं कहूँगी ठीक है आप सामान ले जाओ, मूवेबल थिंग्स होती है, आप सामान ले जाओ, बदले में आप किराया दे दोगे मुझे उसका, ठीक है, यानी कंसिडरेशन दे दोगे। और या तो आप मुझे दे दोगे या फिर मैं आपसे कहूँगी बेटा मुझे मत देना, आप जो है उस तीसरी साइड पर पहुँचा देना, मेरा वहाँ पर फंक्शन है, तो इसको बोलते हैं बेलमेंट। तो हमारी ज़िंदगी में हम हमारे घर में जो भी काम होता है उस काम के पर्पज़ के लिए हम बाहर से सामान लाते हैं, जैसे ही हमारा पर्पज़ कंप्लीट हो जाता है हम उसको रिटर्न कर देते हैं। ये सब कंसिडरेशन के साथ होता है, इसे कहते हैं बेलमेंट। और ये हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी रोज होता है। घर में शादी फंक्शन होगा सामान सब बाहर से आएगा, घर में कोई भी त्यौहार होगा सामान बाहर से आएगा, इवन जब तुम दूल्हा बनोगे घोड़ी पे चढ़ोगे वो भी तो बाहर से लानी पड़ेगी, राइट। इसके अलावा तुम्हारे घर में क्या होता है, ये याद है फंक्शन होगा, एक और चीज़, घर में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान उसके जो भी सपोर्टेड जो चीज़ें होती है, जैसे डांड का सामान बोलते हैं, जैसे घोड़ा पाटिया होता है, लकड़ी के जो पार्टी आते हैं जिसपे चढ़ के मजदूर काम करते हैं, वो भी पर्पज़ के लिए लाते हो, वापस दे देते हो। ये जो ट्रांजेक्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी अपने पर्पज़ के लिए लाते हो फिर रिटर्न कर देते हो विद कंसिडरेशन, तो उसको बोलते हैं बेलमेंट। इसी बेलमेंट में हमें एक और चीज़ मिलेगी, वो है प्लेज, गिरवी। वो भी नहीं दिख रही, पढ़ेंगे तब दिखेंगे गिरवी। ये गिरवी क्या होती है, प्लेज क्या होता है, आपको ही पता है कि पापा ने मेरा मकान गिरवी रखा और पैसे लेके मुझे एलएलबी कराया, ऐसे बोलते ना, गलत बोलते हो। गिरवी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। जब आप मकान किसी के पास रख के आप पैसे लेके आते हो दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज, और जब अपना गोल्ड रख के पैसे लेकर आते हो दैट इज कॉल्ड गिरवी, प्लेज। तो लिख दो कि जब हम मकान रख के किसी से पैसे लेकर आते हैं तो उसे कहते हैं मॉर्गेज, जो कि हम टीपी एक्ट में पढ़ते हैं, बंधक, उसे कहते हैं मॉर्गेज, बंधक, ठीक है। और नंबर 2, जब हम अपना मूवेबल चीज़ रख के आते हैं, जब हम अपना मूवेबल चीज़ रख के आते हैं और उससे पैसे लेके आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम प्लेज, गिरवी। और गिरवी का एक्सटेंशन हमारा बेलमेंट भी हो सकता है, बेलमेंट का एक्सटेंशन हमारा प्लेज भी हो सकता है। और देन आता है एजेंसी। तो देखो इंडेमनिटी गारंटी चैप्टर 1 से 6 में कुछ पढ़ा नहीं, बेलमेंट चैप्टर 1 से 6 में कुछ देखा नहीं, मैंने आपसे कहा ना कॉन्ट्रैक्ट बट कॉन्ट्रैक्ट सेकंड से बिल्कुल डिफरेंट है। और देन आता है 10 एजेंसी अभिकरण। ये एजेंसी क्या होती है, कहते हैं मैंने एक नई एजेंसी खरीदी। देखो एक होता है एजेंसी, एक होता है फ्रेंचाइजी। जैसे पार्ले जी की फ्रेंचाइजी ली, जैसे अपने वड़ा पाव, बॉम्बे के वड़ा पाव की आपने फ्रेंचाइजी ली, वो होती फ्रेंचाइजी, जो यहाँ नहीं पढ़ते, वो अलग से लॉ बना हुआ है। एक होता है एजेंसी, जिसमें क्या करता है, एक आदमी होता है वो अपने यहाँ पे अपने काम के लिए एक बंदे को रखता है, उसका एजेंट होता है, और एजेंट अपने काम को करने के लिए सब एजेंट रखते हैं, और ऐसे करके एजेंसी क्रिएट हो जाती है। और इस एजेंसी को सबसे बेस्ट हमने टॉट में पढ़ा था। तो टॉट लाइक कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक जैसे हैं, बस अंतर इतना है कि टॉट में आपको अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलता है और यहाँ पे लिक्विडेट डैमेजेस मिलता है। वहाँ पे अनिर्धारित क्षतिपूर्ति मिलती है, यहाँ पे निर्धारित क्षतिपूर्ति मिलती है। तो जब 2 लोग मिलकर काम, जब एक बंदा अपने लिए काम करने के लिए किसी बंदे को रखता है तो 2 लोग मिलकर जब काम कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं एजेंसी। देखो फिर मेरे मुँह से गलत, 2 लोग जब मिलकर काम करते हैं तो फर्म बन जाती है, पार्टनरशिप बन जाती है। लेकिन जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे के लिए काम करता है तीसरे बंदे के साथ, उसके रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में, जैसे कि मैं यहाँ पे कोचिंग चला रही हूँ, आप सबके साथ डीलिंग करते हैं तीसरे बंदे के साथ, तो आप क्या बन गए, मेरे एजेंट, और मैं क्या बन गई, आपकी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए काम करने के लिए जिस बंदे को रखता है, जो थर्ड पर्सन के साथ डीलिंग करता है, इसे कहते हैं एजेंसी। और ये पढ़ेंगे हम कहाँ पे,
182 से 238। इसका डिटेल पढ़ेंगे। इसमें एक प्रिंसिपल होगा, एक एजेंट होगा, एक सब एजेंट होगा, प्रिंसिपल के क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी, एजेंट के क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी, सब एजेंट के क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ होगी, कब एजेंसी रिवोक की जा सकती है, एजेंसी विद कंसिडरेशन होती है, विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कंसिडरेशन इज मैंडेटरी, बट एजेंसी एक ऐसी चीज़ है जब विदाउट कंसिडरेशन भी आप काम कर सकते हैं। और एक एक्सेप्शन सेक्शन 25 भी है, और वो भी कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन काम हो सकता है जहाँ आपके और मेरे बीच में लव एंड अफेक्शन है, लेकिन वहाँ पे शर्त है वो रिटर्न में होना चाहिए और साथ में रजिस्टर सिग्नेचर भी होना जरूरी है, वो पढ़ेंगे। और देन चैप्टर नंबर 11 कहता है मैं पार्टनरशिप था, मैं यहाँ से चला गया, मेरा अब अपना खुद का कानून बन गया, अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ। कहाँ बन गया इसका कानून? इसका बन गया 1932, यानी यहाँ से 1932 में पार्टनरशिप रिपील हो गया। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई बेटा, गड़बड़ ये हो गई कि ऐसे ये चैप्टर 10 है पर ऐसे 11 है। अगर हम कहते हैं 11 नहीं है तो हम चैप्टर 7 को भी तो काउंट कर रहे हैं, वो भी तो रिपील हो गया। तो ये बहुत बड़ा लेकुना, बहुत बड़ा गड़बड़ इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि हम इसको 11 बोले या 10 बोले, क्योंकि ऐसे 10 बोले तो 7वां ही नहीं तो 9 ही हुए, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 11 है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है। तो ऐसा हो कि कभी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आए जिसके अंदर क्या बोलते हैं 11 चैप्टर एक 10 वाला, तो बच जाएंगे। 238 सेक्शन है, 266 तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो बहुत छोटा सा है। इसको देखो चैप्टर से भी समझ लिया, अब इसको एक और तरीका बताती हूँ मैं आपको पढ़ने का। क्या करना चाहिए जब भी कानून पढ़ते हो, जैसे आपने चैप्टर 1 लिखा, इसके साथ सेक्शन लिख दो, याद कर लो। सेक्शन 2 में, चैप्टर 2 में जाओ, उसके साथ सेक्शन लिख दो, याद कर लो। होता क्या बेटा कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुझे आता नहीं है। आता सबको है, हम कोचिंग सेंटर वाले भी क्या करते हैं, आपको वही चीज़ पढ़ाते हैं जो आप पढ़ के। इंस्टीट्यूट में आने का जो सबसे अच्छा बात है वो क्या होता है, आपकी कंटिन्यूटी हो जाती है। और जब कभी किसी चीज़ की कंटिन्यूटी हो जाती है तो चीज़ें खुद ही समझ में आ जाती है। बाकी हाँ ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, तो इसलिए कोचिंग आना होता है। बाकी खुद से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बस ये याद करो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, रोज पढ़ना होता है, सिर्फ संडे छुट्टी को, मंडे टू सैटरडे आपको रोज पढ़ना होता है। इसी के साथ हम बात करेंगे सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की। हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस हर महीने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि नया सब्जेक्ट नया बैच होता है हमारा। लेकिन आप बीच में भी ज्वाइन करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब तक जितना पढ़ा लेते हैं वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। 2 वे कम्युनिकेशन रहता है। अभी देखा आपने, शोभित ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, तो ये लाइव रिकॉर्डिंग है, क्लासरूम की रिकॉर्डिंग है जो कि मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ। ऐसा नहीं यूट्यूब के लिए अलग बना के डाल रही हूँ, ये लाइव है, बच्चा आराम से पूछ सकता है, माइक ऑन करने को उसको परमिशन होती है। ऐसा नहीं है पर्ची बना के दो चैट में क्वेश्चन लिखो, ना ना ना। यहाँ ऑनलाइन क्लास भी है पर घर मतलब क्लासरूम जैसा घर है आपका। आपके घर में भी यही लगेगा आप मेरे क्लासरूम में बैठे। 2 वे कम्युनिकेशन, हम आराम से बात करते हैं, रीडिंग भी हम आपसे ही करवाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, क्लास के फीस स्ट्रक्चर को जानने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।